नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं। 2025-26 के लिए बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री अजीत पवार का ये 11वां बजट रहा। रोजगार, इंफ्रा, किसान को लेकर बजट में घोषणाएं तो हुई सरकार द्वारा, लेकिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसे लाडली बहनों की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट करार दिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाडक्या बहिणी मिळाल्या, धन्य झालो। वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बजट भाषण खत्म होते ही विधानसभा के बाहर आई ये दो तस्वीरें चर्चा का विषय बन रही हैं। विधानसभा के भीतर उद्धव ठाकरे मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करते नजर आए, तो बाहर उनके गठबंधन के नेता फडणवीस सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं कर सकी। लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला ये बजट है, क्योंकि ना इसमें किसानों की बात की जा रही, ना हमारी लाडली बहना की बात की जा रही। चुनाव से पहले लाडली बहना के लिए ऐसा बताया गया था इन्हीं पार्टियों से कि हम लोग 1500 का 2100 रुपए करेंगे। आज उस 2100 रुपए के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। 100% ये चुनावी जुमला था। अजीत पवार ने 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ग्रामीण सड़क का विस्तार, रोजगार को बढ़ावा देने जैसे कई ऐलान बजट में शामिल रहे। हालांकि विपक्ष और लाडली बहनों की जिस घोषणा पर नजर टिकी थी और वो ऐलान अजीत पवार की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन लाडली बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमने कभी नहीं कहा था कि लाडली बहनों को सरकार आने के तुरंत बाद 2100 रुपए देंगे। हमने लाडली बहन और बाकी योजनाओं के लिए भारी नियोजन किया है। इसमें शक नहीं कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नारों से एक दूसरे को घेर रही हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र में जय श्री राम बनाम जय भवानी की सियासत चल पड़ी है। दरअसल ये राष्ट्रवाद बनाम प्रांतवाद की लड़ाई देखी जा रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आई भवानीचा जय श्रीराम पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोलतो, पण त्याला सोडू नका। महाराष्ट्राच्या हृदयामध्ये भवानी माता बसलेली आहे। आपको क्या शिवराय और आपको क्या राम भगवान, आप अभी दूसरा कुछ बोलो। सालों की मेहनत के बाद जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद वो मिल्कियत उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन एक ऐसा तूफान आया कि उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी रही, ना महाराष्ट्र की सियासत में वो मजबूत पकड़। अब उद्धव खोई हुई जमीन की वापसी चाहते हैं और नई रणनीति पर कसरत शुरू कर दी है। हालांकि इसे आप रणनीति भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुद्दा उन्होंने पुराना ही चुना है। मुद्दा वही प्रांतवाद का, जिसके आधार पर 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना हुई थी। उद्धव ठाकरे ने रविवार को आयोजित अपनी निर्धारित रैली में शिव सैनिकों से अपील करते हुए जय श्री राम का जवाब जय भवानी में देने की नसीहत दे दी। हिंदुत्व हिंदुत्व, जय श्रीराम, और जय श्रीराम आम्ही सुद्धा म्हणतो। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व जय श्री राम कहती रहती है। जय श्री राम हम भी कहते हैं, लेकिन हमें भाजपा मुक्त राम चाहिए। राम के ऊपर आप अपना हक नहीं जमा सकते हैं। राम हमारा भी है। हम जय श्री राम जरूर बोलेंगे, लेकिन आप सभी भाजपा वालों को जय शिवराय जय भवानी बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी ने जय श्री राम बोला तो आप उसे जय भवानी जय शिवराय बोलिए। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे, जय श्रीराम पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। उनकी वो चीप लेवल की राजनीति वो हमेशा करते हैं। जय श्री राम हो या जय शिवराय हो, दोनों हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के, दोनों आस्था का प्रतीक है। दोनों में हमारी आस्था है, दोनों हमारे भगवान हैं। तो उसमें ये बोले या वो बोले, काम तो हिंदू धर्म का हो रहा है ना। काम हिंदू धर्म का हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारी पहचान है। वो हम तो बोलते ही है दिन में। आप कितने बार बोलते हो? आप मतलब उद्धव ठाकरे, वो कितने बार बोलते हो? अभी आप जा रहे हो इसमें ग्रीन कलर में, आपको क्या शिवराय और आपको क्या राम भगवान। हिंदू बांधवांनो भगिनी आणि मातांनो म्हणलो। एक तरफ पुराने मुद्दे को नई रणनीति बनाकर उद्धव महाराष्ट्र की सियासत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो सत्ता पक्ष ने क्या तैयारी की है आपने जान लिया।
बलिदान करून मिळवलेली आहे। दरअसल भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के मकसद से बनी शिवसेना का शुरुआत से ही नारा जय शिवाजी जय भवानी का रहा है। खास तौर से ये नारा मराठी अस्मिता से भी इसलिए जुड़ा रहा क्योंकि शिवाजी महाराज के समय से ही जय भवानी नारे का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी जय श्री राम के नारे के जरिए देश भर के हिंदुओं को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। महाविकास आघाड़ी के साथ हाथ मिलाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगता है कि जय भवानी के नारे के जरिए जो मराठी मतदाता चुनाव में उनसे दूर हुआ था, उनके दिलों में एक बार फिर जगह बनाने में ये नारा काम कर जाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के पीछे कोई भक्ति भाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक हित है। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और इस लिहाज से शिवसेना का यह नारा काफी अहमियत रखता है। दरअसल प्रांतवाद का मुद्दा शिवसेना के लिए एक ताकत भी रहा है और उसकी कमजोरी भी। इसी मुद्दे की वजह से शिवसेना मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में अपने पैर जमा सकी, लेकिन इसी मुद्दे के कारण वो इन शहरों से बाहर भी नहीं फैल पा रही थी। और यही वजह है कि 80 के दशक की शुरुआत में पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने मराठीवाद से आगे बढ़कर हिंदुत्ववाद का मुद्दा अपनाया। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में अपनी जमीन खिसकते देख उद्धव ठाकरे फिर एक बार प्रांतवाद की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी के कांस्टेबल ने एक महिला की अस्मिता को तार-तार कर दिया। मामला जयपुर का है, जहां एक गर्भवती महिला के साथ पुलिस कांस्टेबल के दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? न्याय के लिए थाने पहुंची महिला को कांस्टेबल बयान दिलाने के बहाने होटल ले जाता है और वहां पर 3 वर्षीय बेटे के सामने महिला के साथ संबंध बनाता है। और ये पूरी घटना राजधानी जयपुर के सांगानेर थाना इलाके की है। महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है? सांगानेर की घटना जैसा अखबारों में आया और एफआईआर दर्ज हुई, निंदनीय घटना है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार उसके खिलाफ करेगी। आरोपी कांस्टेबल सुबह करीब 10:30 बजे महिला को होटल ले जाता है और करीब 19 मिनट बाद होटल से महिला के साथ बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस ने इसमें एक्शन लेते हुए आरोपी कांस्टेबल को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी कांस्टेबल भागाराम इसी होटल में पीड़ित महिला को लेकर पहुंचा था और बताया जा रहा है कि अक्सर वो इस इलाके में पुलिस की गाड़ी नंबर 112 में गश्त दिया करता था। और जब होटल पहुंचा तो होटल संचालक को भी उसने ये बताया कि वो इस इलाके में थाने की गाड़ी में ड्यूटी करता है और ये हवाला देकर कहा कि उसे बच्चे के कपड़े बदलवाने हैं और इसीलिए 15-20 मिनट के लिए रूम चाहिए, आईडी वो नहीं देगा, ऐसा उसने होटल संचालक को कहा। फिलहाल अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। एक शख्स की हत्या के बाद दिल्ली मेरठ हाईवे घंटों जाम रहा। गाजीपुर के रहने वाले रोहित की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। ये नज़ारा दिल्ली मेरठ हाईवे का है। सोमवार सुबह यहाँ घंटों जाम लगा रहा। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर के रहने वाले रोहित नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 साल का रोहित गाजीपुर डंपिंग यार्ड में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। हत्या से नाराज घर वालों ने सड़क जाम कर दी। 4-5 राउंड फायरिंग किए हैं इसके पास, तो रोहित को गोली लगने के बाद वो फरार हो गए थे। रोहित आगे जाके सीएनजी पंप के पास गिर गया बेहोश होके, फिर वो आकाश इसको लेके यहाँ पे लाल बहादुर में आ गया। के वक्त रोहित के साथ में आकाश भी था बाइक पर। जी बाइक पे आ रहे थे। स्कूटी जी। रोहित के घर वालों के मुताबिक रोहित रात में अपने दोस्त आकाश के साथ स्कूटी से लौट रहा था, तभी कार में आए यामीन और उसके साथियों ने रोहित को गोली मार दी।
हत्या की वजह यार्ड की गाड़ियों में डीजल चोरी है। वो चोरी का काम करता था, डीजल चोरी करता था, यामीन नाम का जो बंदा है। तो वो रोहित उसका काम देखता था ट्रांसपोर्ट का। तो उसने एक दो बार बोला था कि भाई तू ये काम मत कर, मैं कंप्लेंट करूंगा तेरी। तो उस वास्ते उनकी 2-4 बार बहसाबासी हुई है। इस बहसाबासी के चक्कर में उन्होंने फिर थोड़ा सा उनकी ज़्यादा गाली गलौज पे बात पहुंच गई फ़ोन पे। तो ये वहाँ से निकल रहा था, ड्यूटी टाइम ख़त्म हुआ तो 2 बजे यहाँ से निकल रहा था। यामीन ने इसके पीछे गाड़ी लगाई है और मंडी से कट से पहले रॉन्ग साइड थे ये भी, यामीन ने साइड में गाड़ी लगा के फिर इसको गोली मारी है। हत्या के मामले में 2 आरोपी नसीम और तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि यामीन, कपिल और एक अन्य शख्स की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मामला पैसों के लेन देन का है। इसमें 5 लोग हैं जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उन 5 में से हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बाकी 3 हैं उनके पास भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है और जल्दी उन तीनों को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार को हुई इस हत्या के बाद पुलिस न तो अब तक हत्यारों तक पहुंच पाई है, न तो किसी संदिग्ध से इस मामले में पूछताछ हो सकी है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, अब तक जांच कहां तक पहुंची है, हमारे सहयोगी रणवीर की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोमवार को सीतापुर के पत्रकार सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर सब नाराज हैं। हम सभी को बहुत आक्रोश है इस बात पर कि हमारा एक साथी गोलियों से सरेआम भून दिया गया और हम लोग उस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। राघवेंद्र वाजपेयी एक बड़े अखबार से जुड़े रहे, कई घोटालों की खबर देते रहे। शनिवार को सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने 4 गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों का मानना है कि राघवेंद्र जो खबरें दे रहे थे उसी वजह से उनकी हत्या की गई है। हत्या की गई है जो एक सुनियोजित उनकी साजिश थी और हमारे भाई का गुनाह इतना था कि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े थे। उन्होंने भ्रष्टाचारियों की पोल खोली थी और हत्यारों ने केवल एक हत्या नहीं की है, उनके साथ साथ 6 हत्याएं हुई हैं। घर पे वृद्ध माता पिता हैं, पत्नी हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं, 10 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से जहाँ पे मारा गया है लड़का, वो पुरानी कोई प्लानिंग हो सकती है या किसी भी खनन के हिसाब से, मतलब किसी भी तरीके का बहुत ही गहरा घोटाला इस तरीके से किया गया हो, उस तरीके से हो सकता है। परंतु इसका जांच का विषय है। घटना के 48 घंटे बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, थाना मिलिया सुल्तानपुर, महोली, सीओ साहब और स्वाट सर्विलांस की टीम। शीघ्र ही इसका हम खुलासा करेंगे। पुलिस ने ये बयान शनिवार को दिया था। इसके बाद से अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति जरूर तेज हो गई। जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? अपराधी हैं, उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी भी दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं, मोहल्ले में जहां पर हमारे पत्रकार बंधुओं की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद रविवार को उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उन्होंने प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी थी। इन मांगों में हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और कार्रवाई, परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए, मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकार के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाकर अंतिम संस्कार करा दिया। इस हत्याकांड के बाद पत्रकारों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है।
फिलहाल राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के साथ साथ हत्या की वजह भी पता करने की कोशिश में जुटी हुई है। सीतापुर पुलिस ने इस मामले में अलग अलग टीमें बनाई हैं जो लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। इस बीच जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई उसको लेकर लोगों में डर भी है और नाराजगी भी। सीतापुर से अपने सहयोगी मोहम्मद समीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार रनिया राव से जब अदालत ने पूछा कि क्या DRI ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर उसे पूछताछ की, वो रोने लगी। इस मामले ने राजनीतिक रंग अब ले लिया है। मौजूदा सिद्धरामैया सरकार के 2 मंत्रियों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अदालत में रनिया राव रोती रही, लेकिन अदालत से बाहर आने पर वो बेहतर दिखी। अदालत ने उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 किलो तस्करी के सोने के साथ गिरफ्तार हुई रनिया राव अदालत में फूट फूट के रोने लगी। जब जज ने पूछा कि क्या उन्हें हिरासत में 3rd डिग्री या किसी और तरह से टॉर्चर किया गया, तो रनिया राव ने कहा कि फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया गया, लेकिन उसे धमकी दी गई और मानसिक तौर पर परेशान किया गया। अदालत ने DRI से पूछताछ और हिरासत का वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार होने के बाद रनिया राव ने एयरपोर्ट से सिद्धरामैया सरकार के 2 मंत्रियों को कॉल किया और उनसे मदद मांगी। सरकार उनका नाम सार्वजनिक करे। Now this has been handed over to CBI. CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली है, उनको जांच करने दीजिए। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक स्पेकुलेशन ही हो पाएगा। जांच पूरी होने पर पता चलेगा कि कौन मंत्री या कोई और इसमें शामिल है। Definite information, who is involved, who is not involved, all that we will know. DRI ने रनिया राव के अलावा तरुण कोंडा राजू नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि रनिया राव का करीबी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और काशी में शमशान की होली का चलन है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर यह होली खेली गई। कल मणिकर्णिका घाट पर खेली जाएगी। आइए आपको काशी की होली दिखाते हैं। शिव की नगरी में मसान की होली, ये बहुत पुरानी परंपरा है जिसका अघोरी नागा सन्यासी, ओघड़ और आमजन आज तक निर्वाह करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाबा विश्वनाथ मां गौरी को रंग भरी एकादशी को गौना कर विदा कर विश्वनाथ धाम ले आए, तो भक्तों और काशीवासियों ने होली मनाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाबा विश्वनाथ मां गौरी को रंग भरी एकादशी को गौना कर विदा कर विश्वनाथ धाम ले आए, तो भक्तों और काशीवासियों ने होली मनाई। काशी में मृत्यु भी एक उत्सव है। आज की होली की तस्वीरों से यही दिख भी रहा है। यहाँ हरिश्चंद्र महाशमशान घाट पर आघोरी शरीर पर भस्म लपेटे चिता भस्म और गुलाल से होली खेल रहे हैं। वही नागा सन्यासी डमरू के डमडम पर नाचते दिख रहे हैं। शिव रूप में सजे नागा सन्यासियों के साथ दे रहे हैं उनके भक्त। हर हर महादेव की जय घोष के बीच शमशान की होली मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और जयपुर में चल रहे आईफा अवार्ड्स में लापता लेडीज ने 10 पुरस्कार जीते। समारोह धूमधाम से हुआ। नए पुराने सभी सितारे पहुंचे। शाहिद करीना के जब वी मेट मोमेंट से लेकर 27 साल बाद स्टेज पर शाहरुख माधुरी की परफॉर्मेंस। जयपुर में आईफा की सिल्वर जुबली में वो सब कुछ हुआ जिसने आईफा को सुर्खियों में ला दिया। इस बार बॉलीवुड की लापता लेडीज ने सबको पछाड़ते हुए 10 अवार्ड्स अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ सहकलाकार, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू स्टार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले और सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का खिताब अपने नाम किया। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला।
सर्वश्रेष्ठ गायक जुबिन नौटियाल को फिल्म आर्टिकल 370 के गाने दुआ के लिए दिया गया, तो फिल्म भूल भुलैया 3 के गाने अमी जे तुमार 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका बनी श्रेया घोषाल। वैसे किल को भी 5 अवार्ड मिले। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने राकेश रोशन के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म खून भरी मांग के गाने पर डांस किया। राकेश रोशन को इस साल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर की 100वीं सालगिरह पर उनके सुपरहिट गानों पर परफॉर्मेंस दी। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।